वेलकम गाइस, मैं अजय बताने आपका दोस्त एक बार फिर से एक नई टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आ रही है। अभी हाल ही में 20 या 22 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की है, जिसमें ये घोषणा की है कि भारत को G7 में शामिल होना चाहिए। एक्चुअल में जून मंथ में अमेरिका में G7 की एक बैठक होने वाली थी और डोनाल्ड ट्रंप ने दो बड़े डिसीजन लिए हैं, दो बड़े डिक्लेरेशन किए हैं। पहला ये कि जून की जो G7 की बैठक है, जो समिट होने वाली थी अमेरिका में, उसे जो है सितंबर में पोस्टपोन कर दिया है, सितंबर के लिए पोस्टपोन कर दिया है। दूसरा ये कि उन्होंने G7 के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि G7 के स्ट्रक्चर में रिफॉर्म होना चाहिए। उनका ये कहना है कि G7 एक आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने कही है और उनका ये कहना है कि G7 एक आउटडेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसका स्ट्रक्चर वर्तमान की जो इकोनॉमी है या वर्तमान की जो एडवांस इकोनॉमी है, उनको सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उसमें रिफॉर्म होना चाहिए और उसमें रिफॉर्म होते समय इंडिया को उसमें शामिल होना चाहिए। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और G7 की तरफ से। तो अब ये देखना है कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को कैसे वेलकम करता है, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हैंडल करता है और इसका क्या क्या लाभ ले सकता है। तो ये सब कुछ इंडिया की सरकार पर, इंडिया की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उस पर डिपेंड करेगा। और बात यह है कि इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में रिफॉर्म की बात क्यों कही है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आइए मेरे साथ, मैं अजय बताने आपको ले चलता हूं अपने चैनल पर। तो वेलकम। तो ये देखिए, ये आप देखिए कि जैसे मैंने बताया कि जून 2020 में G7 की बैठक होने वाली थी। G7 विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को और एडवांस इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। G7 एक संगठन है जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। उसकी पर ईयर एनुअल समिट होती है। लास्ट ईयर फ्रांस में ये समिट हुई थी, इस बार अमेरिका में होने वाली थी और इसी समिट को डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर के लिए पोस्टपोन कर दिया है। साथ ही उनका जो मेजर डिक्लेरेशन की G7 की जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार होने की आवश्यकता है। G7 में उनका यह कहना है कि G7 में रूस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया 4 नए कंट्री शामिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि G7 में जो ये 4 कंट्री शामिल हो रहे हैं, 4 कंट्री कौन कौन से, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, क्या ये इनवाइट किए जा रहे हैं टेम्परेरी बेसिस पे, क्या ये, या फिर इन्हें परमानेंटली G7 का मेंबर बनाया जाएगा। क्योंकि उसकी वजह है, जब कभी भी कोई G7 की प्रेसिडेंसी करता है, जब कभी भी G7 का अध्यक्ष होता है, तो उसे ये बेनिफिट होता है कि वो कोई भी 1 या 2 देशों को सम्मेलन में शामिल होने के लिए इनवाइट कर सकता है। लेकिन यहाँ जो साइन मिल रहे हैं, यहाँ जो साइन मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, वो G7 में इन 4 देशों को, खास करके भारत को परमानेंट मेंबरशिप के लिए शायद बुलाया जा रहा है। G7 में इंडिया को शामिल किया जा रहा है। क्या कारण है अभी हम समझते हैं। लेकिन और तीसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन नए सदस्यों में चीन के प्रस्ताव को शामिल नहीं किया है। ये एक बड़ी बात है। चूंकि G7 स्वयं को विश्व की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन मानता है, तो क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को इस ऑर्गेनाइजेशन, इस रीस्ट्रक्चर स्टेप में चाइना को शामिल नहीं किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कहते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम कोट किया है। क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मुझे नहीं लगता कि G7 पूरी दुनिया में जो चल रहा है उसका सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा स्टेटमेंट उनका ये है कि ये बहुत ही पुराने ढर्रे के देशों का समूह है। मतलब जो एडवांस इकोनॉमी को जो वर्ड है, एडवांस इकोनॉमी जो वर्ड जिसके लिए G7 जाना जाता है, वो एडवांस इकोनॉमी G7 के जो मेंबर हैं, 7 मेंबर, उनके द्वारा वो एडवांस इकोनॉमी की जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए उसको नहीं दर्शाता है।
ये बड़ा आमूलचूल स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये क्यों कह रहे हैं, उनका ये कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो वर्तमान में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो ज्यादातर इंडो पैसिफिक रीजन में हो रही हैं, ज्यादातर इंडो पैसिफिक। और G7 में जो अधिकांश कंट्री हैं जिनमें क्या कहते हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है, वो यूरोपियन कंट्री हैं। तो आपको दिख भी रहा है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन, ये राउंड फिगर में दिखा है, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, जापान पहले से उसमें मेंबर है, लेकिन वर्तमान में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, जो एडवांस इकोनॉमी जो दिखाई दे रही है, वो इंडो पैसिफिक रीजन में दिखाई दे रही है। इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन का रिप्रेजेंटेशन G7 में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना, मुझे लगता है पर्सनली कि ये बहुत सही डिसीजन है उनके द्वारा लिया गया है। G7 आगे बढ़ने के पहले G7 के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। क्यों हुई थी तो वो भी मैं बता देता हूँ कि G7 बना था विश्व की जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिक जो हर्डल्स आते हैं, उनको दूर करने के लिए, साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमी को स्मूथ रन करने के लिए, डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए की गई थी। और यह तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष इसकी एक एनुअल समिट की जाएगी। तो पहली एनुअल समिट 1975 में हुई थी। और G7 जैसे पूर्व में मैंने बताया एक इकोनॉमिक संगठन है। इसमें कौन कौन से 7 देश शामिल हैं G7 में, कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। ठीक है, ये 7 देश हैं। इंडिया इसमें वर्तमान में शामिल नहीं है, चाइना इसमें शामिल नहीं है। अगर हम एशिया का देखें तो एशिया का एक देश है, एकमात्र देश जापान। तो अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि G7 में वर्तमान में एशिया का कौन सा देश शामिल है, तो इसका आंसर है जापान। ठीक है, अब G7 को पहले थोड़ा सा और बता दूं, G7 को पहले 2014 के पहले जो है G7 को G88 के नाम से जाना था। लेकिन जब रूस ने क्रीमिया पर अधिकार किया तो रूस को इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिया है, रूस को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिया। तो ये पुनः जो है G7 के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है G7। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये वर्ल्ड के 49% एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पूरी वर्ल्ड एक्सपोर्ट, जितना वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है उसका 50%, अप्रोक्सीमेटली 50% G7 की कंट्री, ये जो 7 कंट्री है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और कनाडा, ये जो है निर्यात करते हैं। प्लस वर्ल्ड का 51% जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो G7 करता है। साथ ही साथ इन IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो सेट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सेट है, उसका 49% भी G7 की कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए G7 वर्ल्ड का बहुत ही इकोनॉमिकली पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम। डोनाल्ड ट्रंप, आखिर इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप सुधार क्यों चाहते हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पिछली जो बैठक हुई थी फ्रांस में जो बैठक हुई थी उसमें ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये लास्ट ईयर की फ्रांस में हुई पिक्चर है G7 की समिट की। सभी जो मेंबर हैं G7 के, उस सारे के सारे मेंबर डोनाल्ड ट्रंप को घेरे हुए खड़े हुए हैं। तो ये सारे मेंबर G7 के, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सभी लोग जो है अमेरिका के, चाइना के विरुद्ध जो ट्रेड वार छेड़ रखा है उससे खफा हैं। वो ये चाहते हैं कि ये जो ट्रेड वार है वो वर्ल्ड इकोनॉमी पर बैड इफेक्ट डाल रहा है, तो ये ट्रेड वॉर एंड होना चाहिए। और इस कंडीशन में जो G7 में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग इनके अगेंस्ट दिख रहे हैं। कुछ एंजेला मार्केल ने जैसे इस वर्ष डोनाल्ड ट्रंप के डिक्लेरेशन के पहले ही एंजेला मार्केल ने G7 में शामिल होने से मना कर दिया था। तो ये बहुत सारे कुछ डिस्प्यूट्स निकल के आ रहे हैं। तो वही कहना है कि ये ट्रेड वॉर के कारण अपोज हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, और इस कारण G7 में डोनाल्ड ट्रंप कमजोर हो रहे हैं। तो वो अपने गुड फेथ वाले लोगों को साथ में लेकर आना चाह रहे हैं। जैसे मैंने नाम लिखा इंडिया का, तो सबको मालूम है इंडिया के जो मोदी जी है प्रधानमंत्री, और डोनाल्ड ट्रंप की जो फ्रेंडशिप है वो जग जाहिर है। साथ में साउथ कोरिया को शामिल करने की बात कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की बात कर रहे हैं। ये सभी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। और तीसरा ये है कि उनका डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं, जैसे पूर्व में मैंने बताया कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है।
और बहुत बड़ा बदलाव आया है। और क्या बदलाव आया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में अब जो है चाइना सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट जीडीपी वाला कंट्री हो गया है और इंडिया भी फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी वाला कंट्री हो गया है। तो इसलिए चूंकि G7 एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उनको डोनाल्ड ट्रंप शामिल करना चाहते हैं। साथ ही साथ इंडिया को क्यों शामिल करना चाहते हैं, तो इंडिया की विश्व स्तर पर हैसियत बड़ी है। जिस प्रकार मोदी जी ने इंडिया को पिछले 4-5 वर्षों में रिप्रेजेंट किया है, उससे इंडिया की स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हैसियत भी बढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात यह है कि जब अगर आप इंडिया G7 का रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो G7 में अगर किसी को शामिल किया जाए तो सबसे पहले चाइना का नाम आना चाहिए। चाइना का नाम बिल्कुल आना चाहिए G7 में। चाइना G20 का तो सदस्य है, लेकिन G7 का सदस्य नहीं है। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो डिक्लेरेशन है, उसमें भी चाइना को शामिल करने पर बिल्कुल भी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। आप इंपॉर्टेंस देखिए, G7 एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है और G7 का सदस्य नहीं। इसका रीजन क्या दिया जा रहा है? इसका रीजन दिया जा रहा है कि चीन में सबसे ज्यादा आबादी है और वहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, जो पर कैपिटा इनकम कम है, जो कंपैरेटिवली जो G7 के कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में चाइना की जो है पर कैपिटा इनकम कम है। इसलिए चाइना को एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता, इसलिए चाइना इसमें शामिल नहीं होना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है, अगर यही नॉर्म्स इंडिया पे लागू किए जाएं तो इंडिया चाइना के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे रहता है, तो फिर इंडिया को क्यों शामिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता दिया है? तो इसको भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वास्तव में एक्चुअल में कारण क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का नाम क्यों नहीं लिया है G7 में शामिल होने के लिए? तो ये जो व्हाइट हाउस की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के जो डायरेक्टर हैं एलिसा फ्रा, उनका डिक्लेरेशन से आप समझ सकते हैं क्या उनका क्या कहना है, ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ये हमारे पारंपरिक सहयोगों को एक साथ लाया जा रहा है जिससे हम चर्चा करें कि कैसे चीन के भविष्य के साथ निपटा जाए। डोनाल्ड ट्रंप का कई बार वर्ल्ड फोरम पे, विभिन्न फोरम पे डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेरेशन कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना और कोविड-19 का संबंध चाइना से है और कोविड-19 के कारण वर्ल्ड की इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है, वर्ल्ड इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है और इंडिया को भी ऐसा लगता है। और इंडिया ने इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया के जो लीडरशिप में जो एक प्रपोजल EU में जो पेश हुआ है, यूरोपियन यूनियन में जो पेश हुआ है, वुहान और कोरोना के रिलेशन की जांच के लिए उसका सपोर्ट किया है। तो ये सारा कुछ जो है हो सकता है इंडिया चाइना को घेरने, इकोनॉमिक दृष्टि से चाइना को घेरने के लिए भी हो रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर वही क्वेश्चन कि क्यों फिर भारत को शामिल किया जा रहा है? तो ऐसा ही नहीं है कि भारत को इनवाइट किया गया है, उसके रीजन है। पहला रीजन तो यही है कि इंडिया और चाइना की जो मित्रता है अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है। खास करके दोनों देशों के स्तर को अगर हम छोड़ दें, पीछे भी छोड़ दें, तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के संबंध बहुत ही अनऑफिशियल है, बहुत ही अनौपचारिक है। कई बार उन्होंने जो गेस्चर होता है दोनों का, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मित्रता का बात करने का, वो बहुत ही अनऑफिशियल होता है, बहुत ही प्रगाढ़ संबंध उसमें दिखाई देते हैं। और कई बार उन्होंने इस दोस्ती को वर्ल्ड फोरम पे शो भी किया है। तो एक कारण तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली चाहते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो और एशिया में चाइना के राइवल में एक इंडिया एक इकोनॉमिक बिग बॉडी के रूप में डेवलप हो। दूसरा एक रीजन और है कि इंडिया जो है एक बिग डेमोक्रेटिक कंट्री वाला देश है और बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगर हम परचेसिंग पावर की अगर दृष्टि से अगर देखें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है और अगर हम जीडीपी की दृष्टि से देखें तो इंडिया बहुत पीछे नहीं है। अगर अभी वर्तमान में जो डेटा है अगर उनको छोड़ दें तो उसके पहले फिफ्थ सबसे लार्जेस्ट जीडीपी वाला कंट्री रहा है इंडिया। साथ ही साथ इंडिया का स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड में और इंडिया को ब्रिटेन की अगुवाई में जो D10 डेमोक्रेसीज ऑफ 10 का जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है उसमें पहले इंडिया को प्रपोजल प्राप्त हुआ है शामिल करने के लिए और उसके पहले ही इंडिया RIC और क्वाड में भी शामिल है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भारत की जो इंपॉर्टेंस है, इस कारण डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इंप्रेस हुए होंगे और
मुझे ये लगता है पर्सनली कि बाकी देशों को इंडिया को G7 में परमानेंट मेंबर बनाने में कोई घबराहट या कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने अपने आप को इस तरह से शो भी किया है और उसकी इंडिया की धीरे धीरे भूमिका बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर इंडिया G7 में अगर शामिल हो जाता है, अगर इंडिया G7 में शामिल हो जाता है तो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और इंडिया को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये तो क्लियर है कि G7 एक बहुत ही बिग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही इकोनॉमिक दृष्टि से बिग ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि जितने भी वर्ल्ड लेवल पर जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनका जो डिसीजन लिया जाता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित हो, चाहे वो जो है लेबर रिफॉर्म से संबंधित हो, चाहे जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म से संबंधित जो भी बड़े डिसीजन होते हैं वो G7 की फोरम में लिए जाते हैं, G7 की समिट में लिए जाते हैं। अगर इंडिया G7 का परमानेंट मेंबर बनता है तो वर्ल्ड लेवल पे लिए जाने वाले डिसीजंस में इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा और इंडिया की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको शो करने का अवसर प्राप्त होगा। इससे क्या होगा कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की एक पहचान बनेगी, इंडिया के जो इनिशिएटिव हैं वो वर्ल्ड को प्राप्त होंगे और वर्ल्ड को लाभ मिलने वाला है। ये तो वर्ल्ड की बात होगी, लेकिन वर्ल्ड के साथ साथ वर्ल्ड को भी कुछ मिलने वाला है। अभी हाल ही में कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण जो वर्ल्ड में सिचुएशन हो रही है वो बाइपोलर हो रहा है। एक नया कोल्ड वॉर डेवलप हो रहा है। एक तरफ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के ग्रुप का जो देश है वो है, दूसरी तरफ जो है चाइना से संबंधित देश है। तो अगर इंडिया इस G7 में शामिल होता है तो चूंकि इंडिया पहले से RIC, रशिया, इंडिया एंड चाइना का मेंबर है, RIC का मेंबर है, और अगर इस तरह से G7 में अगर इंडिया शामिल होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना वाले ग्रुप का और अमेरिका वाले ग्रुप के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता है। तो इंडिया नया जो कोल्ड वॉर डेवलप हो रहा है उसको समाप्त करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो वर्ल्ड को भी इंडिया से बहुत लाभ है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया के लिए नए व्यापार के जो है अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, ट्रेड संबंधी अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, नए उद्योग संबंधी अपॉर्चुनिटी खुलेंगी। क्यों? क्योंकि इंडिया अब जो है एक एडवांस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जुड़ने जा रहा है। तो नई नई टेक्नोलॉजी का लाभ इंडिया को मिलेगा, नई नई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया में इन्वेस्टमेंट के कई सारे क्षेत्र खुलेंगे। तो ये इंडिया को बहुत अच्छा, अब डिपेंड करता है कि वह इंडियन गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश कराती है। इन सब से क्या होगा? इन सब से ये होगा कि दक्षिण एशिया में और मैं कहूं कि एशिया में इंडिया की जो स्थिति है बहुत ही पावरफुल होने वाली है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना इंडिया के लिए गौरव की बात होगी। और चूंकि इंडिया इकोनॉमिक दृष्टि से चाइना के साथ कॉम्पिटिट करता है, अगर इंडिया G7 में शामिल हो जाता है तो भारत की इकोनॉमिक दृष्टि से भी जो है एशिया में स्थिति डेवलप होगी। साथ ही साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है स्थिति डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 कंट्रीज को G7 में शामिल होने का इनवाइट किया है। 4 कंट्री कौन से हैं? रशिया, फिर से बता दूं, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया जो है पहले से क्वाड का सदस्य है। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया पहले से, क्वाड एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है और अगर इंडिया G7 में भी शामिल होता है तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी बढ़ेगी। तो आप ये देख सकते हो पिक्चर से, बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं मोदी जी अगर ऐसा G7 में इनवाइट होता है तो ये बच्चों क्या कहते हैं G7 के संबंध में जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। अगर जो नया जो भी डेवलपमेंट होगा मैं उसे आपको समय समय पर उसको अपडेट करता रहूंगा। तो प्लीज आप अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को अजय बताने क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।